पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो आज हम लोग अपने यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जो कि क्या नाम है, मानव एवं पर्यावरण में संबंध यानी रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। सो देखो इसके बाद में आपका क्या बचेगा 1.5, उसके बाद में आपकी यूनिट 1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे, इसी तरीके से 3 और इसी तरीके से 4 कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस डेली शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो बिल्कुल टेंशन नहीं लो। और तब तक जो भी 2-4 पब्लिकेशन के हम आपको जो है शॉर्ट्स वगैरह ले आएंगे, अनसॉल्व वगैरह, तो आपको सॉल्व करवा देंगे। और उसके बाद में याद रखिएगा कि हम आपको शिक्षा के ये तकनीकी परिप्रेक्ष्य की जो क्लास है वो 10 तारीख से ऐसे थ्योरेटिकल फिर एमसीक्यू शुरू करूँगी। और उसके बाद में जो आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं वो आप स्वयं से पढ़ते रहिए, है ना। उनकी अभी हम एमसीक्यूज़ नहीं करवा पाएंगे क्योंकि मेरे पास सारे पेडागोजी सब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। देखिए जो सच है वो यही है, कुछ का है तो फिर कुछ वाले बच्चे वो ये सोचेंगे कि हमें करवा रही हैं, उन्हें नहीं करवा रही उन्हें। सो इसी वजह से हम पेडागोजी सब्जेक्ट्स नहीं कराएंगे। डेली बच्चों का कमेंट्स आता है मैम पेडागोजी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं आज का आपका चैप्टर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा कि प्रकृति, मानव, पर्यावरण और उसके संसाधनों का भंडार है। आज का मानव प्रकृति की गोद में पलकर भी अपनी स्वयं के अज्ञानता के कारण तथा वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान के अहंकारवश पर्यावरणीय संसाधनों का क्रूरता से साथ दोहन करने में लिप्त है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि देखो नई नई जो खोजें हो रही हैं, है ना, और जो ह्यूमन बीइंग है वो डे बाय डे क्या कर रहा है, इन एन इनडायरेक्टली वे में और वी कैन से इट डायरेक्टली वे में, जो आपका ये पर्यावरण है, जो वातावरण है, इसको क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है ना। विगत वर्षों में पारिस्थितिकविदों ने मानव को यह समझाने का अथक प्रयास किया कि आधुनिक काल की सीमाओं में हमारे संसाधन सीमित ही हैं। औद्योगिक उत्पादन, प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा के भंडारणों पर ही निर्भर, और ये दोनों ही निश्चित रूप से बहुतायत व त्वरित गति से उपयोग में लाए जा रहे हैं। वे क्षरित होते जा रहे हैं, अर्थात वो खत्म यानी नष्ट होते जा रहे हैं। इस प्रकार में संसाधनों द्वारा पोषित जीवन तंत्र संकीर्ण, दूषित और विषाक्त, यानी देखो इस तरीके से जो आपका क्या है जीव तंत्र है उसको क्या हो रहा है, वो और सिकुड़ता चला जा रहा है। अब जैसे दिन प्रतिदिन अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो देखो क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और जो आपकी एयर है इनमें कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ आ जाएगी। और यदि इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा यानी अशुद्धियाँ ज़्यादा हो गई तो इंसान को सांस लेने में दिक्कत होगी, है ना, तो सिमटता चला जा रहा है। आप पृथ्वी जो आपकी ये अर्थ है जो, तो यहाँ पर क्या दिन प्रतिदिन इंडस्ट्रीज़, है ना, लोगों के घर मकान बनते चले जा रहे हैं, तो ये जो खेत खलिहान बाग बगीचा है कहीं ना कहीं सिमटते चले जा रहे हैं, है ना, और दूषित एवं विषाक्त होता जा रहा है। देखिए पन्नियों का यूज़ होता है, पन्नी क्या है, मट्टी में फेंक दी गई, उसके बाद में वो उसमें अंदर दब गई, फिर वो दब गई तो फिर दबी गई। और पन्नी जैसे आप पॉलीथीन का यूज़ करते हो ना, नॉर्मली जो पैकेट में सब सामान लेकर के आते हो, तो उसको इतनी जल्दी रिसाइकल नहीं किया जा सकता है ना। रिसाइकल का मतलब तब नहीं किया जा सकता जैसे वो एक अंदर दब, कोई चीज़ जो नॉर्मली होती है आपकी, जैसे फल और सब्जियों के जो छिकले वगैरह होते हैं, मान लो वो तो चलो मिट्टी में दब गए तो डिकम्पोज हो गए और वो ठीक है, उसी में मिट्टी से फिर चीज़ें आगे बढ़ती गई। लेकिन जो पॉलीथीन वगैरह होती हैं ये इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं हो पाती हैं, सदियों सदियों तक उसमें आप वैसे ही मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से दूषित हो रही है आपकी सॉइल और पर्यावरण आपका। विषाक्त भी, टॉक्सिकेटेड मतलब जो जहरीली हवाएं, जहरीली पानी, ये सब क्या हो रहा है, जहरीला होता जा रहा है। जैसे जो देखो बॉन्ड साइन कराते समय तो सब साइन कर देते हैं, है ना, हाँ मैं ये बात मानूंगा, लेकिन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ नहीं फॉलो करती हैं, है ना। मान लीजिए कि रात में उन्होंने क्या किया, जो गंदा जल या और भी चीज़ें होती टॉक्सिक मटेरियल वो सब बहा दिया, है ना, नालियों में, नदियों में, तो फिर उससे क्या होता है, वो टॉक्सिकेटेड अर्थात विषाक्त हो जाती हैं। फिर अगर वही कोई पानी पीता है तो बीमार हो जाता है, लोगों में बीमारियां फैल जाती हैं, है ना। विज्ञान ने आज आधुनिक मानव को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जिसके 2 विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प की विवेक, मितव्ययिता और नैतिकता का लंबा मार्ग, अथवा दूसरा विकल्प पर्यावरण विनाशक, विलासमयी, उपभोग मूलक संस्कृति का मार्ग। देखो एक तो आप चौराहे पे खड़े हो, एक रास्ता आपके पास ये है कि दिमाग से काम लो, है ना, और उसके बाद में नैतिकता से जीवन जियो, जो चीज़ें आपके सामने हैं उनको समझो और जो वातावरण है उसको सुरक्षित करो, ये सब आपके हाथ में। एक तरफ आप ऐसी जगह पे खड़े हैं कि विनाश की सारी चीज़ें, मतलब विलासता पूर्वक जीवन, मतलब आप अपनी रॉयल्टी भरी जिंदगी जियो, 4 AC लगे 6 और लगवा लो,
एक आपके पास ऐसा रास्ता है। प्राचीन काल से ही हमारे वेद, पुराण एवं अन्य शास्त्रों में धरती को माता कहकर संबोधित किया गया है। और प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे आपका सूर्य, प्राकृतिक शक्तियाँ कौन सी? सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों आदि की पूजा भी होती रह रही है। अब देखते हो ना, बोलते वो शनि खराब है, उनका मंगल खराब है ना। तो कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि धरती हमारी संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियों की जननी व पोषक है। पृथ्वी तथा प्राकृतिक शक्तियों के बीच संतुलन पर ही मानव का अस्तित्व निर्भर है। ये लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पृथ्वी तथा प्राकृतिक शक्तियों के बीच ही मानव का अस्तित्व निर्भर है। यदि प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाए तो उसका अस्तित्व काल क्या हो जाएगा? कुलित हो जाएगा। संभवतः यही कारण है कि विद्वानों एवं मनीषियों ने धरती तथा उसके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया। प्रकृति का मानव के साथ गहन संबंध की चर्चा भारतीय ग्रंथों में जिस प्रकार से की गई है वैसा अन्य स्थानों पर मिलना दुर्लभ है। मानव पर्यावरण अंतर संबंध के विश्लेषण की ओर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेषता 1859 ईस्वी में, ये आपको नोट डाउन कर लेनी है क्या, कि मानव पर्यावरण अंतर संबंध के विश्लेषण की ओर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी उसके बाद में, विशेषता हम ये कह सकते हैं 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक आपकी कौन सी है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन, है ना। इसके प्रकाशन के पश्चात भूगोलताओं ने अधिक ध्यान दिया। प्रसिद्ध विद्वान आपके कार्ल रिटर ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही मनुष्य के निवास स्थान के रूप में पृथ्वी का अध्ययन तथा भूतल के सभी तत्वों पर, यानी प्राकृतिक हो चाहे वो मानव निर्मित हो, इनके अंतर संबंध पर भी बल दिया। उनके अनुसार, यानी किसके अनुसार? कार्ल रिटर के अनुसार कहा गया कि देश या क्षेत्र अपने निवासियों को प्रभावित करता है। वे पृथ्वी, सीधी सी बात है, कोई भी देश हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो क्या करता है? अपने निवासियों को। अब जैसे कोई इंसान है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहेगा तो वो बीमार होगा, तो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। बहुत ज़्यादा स्वच्छ एरिया में रहेगा तो फिर क्या होगा? प्रभावित होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि ये पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्टताओं को प्राकृतिक प्रक्रियाओं एवं मानवीय कार्यों के परस्पर अंतर संबंध की उपज मानते थे। रिटर के समकालीन आपके और कौन, मतलब समकालीन इनके एक और आपके हम्बोल्ट महोदय भी मानते थे कि प्रकृति एक जीवन समष्टि है जिसमें सभी तत्व परस्पर ग्रंथित व अन्योन्याश्रित रहते हैं। ये लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हम्बोल्ट ने क्या कहा है। तो हम्बोल्ट ने कहा है कि प्रकृति एक जीवन समिष्ट है जिसमें सभी तत्व परस्पर ग्रंथित और अन्योन्याश्रित, यानी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इनका मानना था कि प्रकृति के किसी भी भाग के किसी सूक्ष्म तत्व में किंचित परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण तथा समुच्चय, यानी टोटलिटी ऑफ फिनोमेना और नेचर पर पड़ता है। यानी कि आप अगर छोटा सा भी कोई काम कर रहे हैं, छोटा सा भी परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका संपूर्ण पृथ्वी को जो है प्रभावित कर सकता है। यद्यपि उपर्युक्त दोनों वैज्ञानिक की संकल्पनाएं उनकी छायावादी एवं सउद्देश्यवादी पृष्ठभूमि से प्रेरित थी, तथापि ये बायोजियोसेनेसिस ही की मूल अवधारणा को भी प्रतिबिंबित करती है। सन 1864 में मार्क्स द्वारा, अब ये भी आपको नोट डाउन करना, फटाफट से नोट डाउन कर लो कि सन 1864 में मार्क्स द्वारा रचित पुस्तक आपकी मानव एवं प्रकृति में वर्णित किया गया। पहली बात तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है कि मानव एवं प्रकृति ये किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो आप बताएंगे मार्क्स के द्वारा रचित है। देखो कैसे याद रखोगे, मार्स पे मानव के रहने की खोज की जा रही है ना, ऐसे याद रखो। मार्स यानी मंगल पे हम लोग ह्यूमन बींग्स के रहने के लिए इन सब चीज़ों पे खोज चल रही है ना, तो ऐसे याद रखना कि मार्स पे मानव एवं प्रकृति की खोज चल रही है ना। तो सन 1864 में आपके मार्क्स द्वारा रचित पुस्तक मानव एवं प्रकृति में क्या वर्णित किया गया कि पृथ्वी के जिस भाग में हम निवास करते हैं उसकी प्राकृतिक दशाओं में मानव द्वारा किए गए परिवर्तन तथा विस्तार को इंगित करना, मानव के क्रियाकलापों में निहित अविवेक से अजैव संसार की सहज धारा में विघ्न उत्पन्न करने के खतरे के प्रति आगाह करना, विनिष्ट एवं शोषित क्षेत्रों की भौतिक दशा में सुधार की संभावना व महत्व निर्देशित करना तथा प्रसंगवश इस सिद्धांत को स्थापित करना कि मनुष्य की किसी भी अन्य जीव वर्ग जिनका भरण पोषण प्रकृति के विलुप्त भोजनालय से होता है की अपेक्षा
प्रकार के स्तर दोनों दृष्टियों से उच्चतम ऊर्जा पुंज हैं। अतः यहाँ पे स्पष्ट है कि इस पुस्तक के उपर्युक्त उद्देश्य यानी पारिस्थितिकी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति मूल रूप से करते हैं ब्रिटेन के, कहाँ के, अब पूछा जा सकता है पैट्रिक गिडलिंग कहाँ के, तो ब्रिटेन के आपके पैट्रिक गिडिंग्स ने स्थान, कार्य और समाज के संबंध में सूत्र प्रतिपादित किया। किसके, अब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपके पैट्रिक गिडिंग्स ने किसके किसके बीच में सूत्र प्रतिपादित किया था, तो स्थान, कार्य और समाज, स्थान, कार्य और समाज के बीच में सूत्र प्रतिपादित किया, जिसका अर्थ क्या था, जिसका अर्थ ये था कि समाज स्थान की विशेषताओं के अनुरूप निर्धारित होता है, समाज जो है वो स्थान की विशेषताओं के अनुरूप निर्धारित होता है। इस प्रकार उन्हें प्राकृतिक तत्वों एवं मानव क्रियाकलापों के मध्य घनिष्ठ संबंध एवं अंतःक्रिया को स्वीकार किया, जो न सिर्फ परिवर्तीय भूगोलवेत्ताओं वरन पारिस्थितिकी विशेषज्ञों को भी दिग्दर्शक बनाता रहा। तो ये बात हो गई। देखो पॉइंट नंबर 4 फिर से, अब देखो यहाँ से जो जो आपके मल्टीपल चॉइस बन रहे हैं वो हम आपको बताते चल रहे हैं। ऐसे ही जब हम आपको पूरी बुक पढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं हम आपको सारे वन लीनियर टाइप चीज़ें बताते जाएंगे। अगर आप नोट कर रहे होगे तो इट्स वेल एंड गुड, सुन रहे होगे तो गुड गुड है केवल। उसके बाद में जब हम आपको मल्टीपल चॉइस करवाएंगे तब आपको बताएंगे देखो ये क्वेश्चन मिला था ना, वो क्वेश्चन मिला था, तब आपको समझ में आएगा। जब वहाँ पर बच्चा MCQ तो कर रहा होगा तो उसका पहली बार रिविजन, मतलब पहली बार वो कर रहा होगा, आपका क्या होगा तब वहाँ पर आपका रिवीजन हो रहा होगा, तो आपको चीज़ें और पक्की हो जाएंगी। तो जो बच्चा हमारी क्लास देख रहा है समझ लो बहुत अल्टीमेट काम कर रहा है ना, क्योंकि चाहे बच्चा उस समय कुछ ना कर रहा हो है ना, चाहे वो इंस्टाग्राम चला रहा हो, लेकिन अपने 24 घंटे में एक आधे घंटे की क्लास नहीं देख सकता है, लेकिन बार बार क्वेश्चन ये जरूर पूछेंगे कि मैम पेपर मोड क्या होगा, ये क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा, चरित्र भरी बात है उनको सब जाननी है। तो खैर उनकी बात ही नहीं करनी, आप चुपचाप अपना पढ़ाई करते रहिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो PG Point ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा आप प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और खुद से एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब ज़रा देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सन 1906 में अमेरिकी भूगोलवेत्ता परिषद के समक्ष विलियम मैरिस डेविस यानी मैरिस डेविस द्वारा किए गए वक्तव्य से मानव एवं प्रकृति के अंतर संबंध विषय के प्रति लोगों की अभिरुचि बढ़ी। उन्होंने कहा कि भूगोल में पृथ्वी के किसी अजैव यानी तत्व नॉन बायोटिक एलिमेंट तथा इस पर निवास करने वाले किसी जैव तत्व के अंतर संबंध अवश्य स्थापित होना चाहिए। इनका प्रत्येक कथन भौगोलिक महत्व का है। इनके विचार पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं इसके जैव अजैव तत्व को नियंत्रक का कार्य करता है तथा उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पृथ्वी के निवासी किसी जैव तत्व के अस्तित्व, विकास, व्यवहार तथा वितरण के किसी पक्ष के मध्य तर्क सम्मत संबंध होता है। इस कथन के पश्चात ही अमेरिका एवं ब्रिटेन में नियतिवाद अर्थात इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का दौर प्रारंभ हुआ तथा एलन सैम्पल, अब देखो ये सब लोग बाहरी विदेशी, इन लोगों ने सबसे पहले इन पर ध्यान दिया। क्या कहा? एलन सैम्पल, एलिसवर्थ हंटिंगटन और उसके बाद में हर्बर्टसन ने मानव के शारीरिक स्वरूप, क्रियाकलाप, विचार, व्यवहार सब पर प्रकृति का नियामक प्रभाव दर्शाना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में हंटिंगटन ने भौतिक दशाओं के विभिन्न घटकों की ग्लोब पर अवस्थित भूस्वरूप, जलागार, मिट्टी, खनिज एवं जलवायु के परस्पर अंतःक्रिया, इनके जीवन और उसके बाद में इनके जीवन का स्वरूप यानी फॉर्म्स ऑफ लाइफ यथा पौधे, जंतु एवं मानव का प्रभाव तथा इन सबके अनुरूप मानवीय अनुक्रियाएं यानी ह्यूमन रिस्पॉन्सेस का विशेष विवेचन किया। इनका कहने का मतलब ये था कि पौधे, पेड़, जंतु ये सब जो है इनके बीच का क्या रिलेशन है ना, और मानव की जो क्रियाएं हैं, जो दैनिक जीवन में क्रियाकलाप हैं, इसका नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है या नेचर का इन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना, इसका इन्होंने विशेष विवेचन किया था। यद्यपि उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कुछ सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए, अभी सिद्धांत आपको आगे पढ़ाए जाएंगे यदि आपके सिलेबस में होंगे तो, परंतु ये अपरिपक्व एवं अपुष्ट सिद्ध हुए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई देखो पहले कुछ लॉ आते हैं फिर, तो ये पूरी तरीके से पुष्ट नहीं हुए, है ना। तथापि भूगोल में मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन का मार्ग अवश्य प्रशस्त हुआ, लेकिन इनका ज़रूर ये सिद्धांत नहीं मतलब क्लैरिफाई हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके प्रति भी लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि हाँ एक ये भी विषय है जिस पर कार्य किया जा सकता है। कालांतर में अर्थात कुछ समय बाद, कुछ काल मतलब समय, और कुछ समय के बाद में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण पर ग्रिफिथ टेलर ने अधिक पुष्ट विचार प्रकट किए तथा मानव को सर्वथा स्वतंत्र कारक मानने से इनकार कर दिया तथा इस तथ्य पर बल दिया। अब देखो यहाँ पर आपको ये याद रखना, ये लिखना है कि ग्राफिक टेलर ने क्या कहा, किस पर बल दिया? इस तथ्य पर बल दिया कि मानव प्रकृति की गति को तीव्र या मंद कर सकता है।
परंतु उसकी दिशा नहीं बदल सकता। अब अगर ये कथन आ जाए आपसे कि ये कथन किसने कहा है या ये तथ्य किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि मानव प्रकृति की गति को तीव्र या मंद कर सकता है परंतु उसकी दिशा बदल नहीं सकता है, तो आप क्या ऑप्शन टिक करके आओगे? ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा? ग्रिफिथ टेलर ने ये बात कही थी। यदि वह बुद्धिमान है तो प्रकृति द्वारा इंगित दिशा के विपरीत नहीं जाएगा, अन्यथा इसके दुष्परिणाम उसे भुगतने पड़ेंगे। देखो, अगर इंसान बुद्धिमान है यानी उसके अंदर थोड़ी सी भी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस है, तो वो जानते हुए भी ये गलती नहीं करेगा कि हाँ अगर हम ये काम करेंगे तो पर्यावरण दूषित होगा, ये इससे नुकसान होगा, है ना। तो वो उसके इन सब चीज़ों के विपरीत काम नहीं करेगा। अगर करेगा भी, मान लो उसे जानबूझ के कर भी दिया, तो वो उसके दुष्परिणाम उसे ही भुगतने होंगे। जो भी उसके दुष्परिणाम होंगे वो किसको भुगतने होंगे? ह्यूमन बीइंग को। ये नवनियतिवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म पारिस्थितिकी संकल्पनाओं के सर्वथा अनुरूप है। फिर देखो जरा 20वीं शताब्दी की बात करते हैं जरा। 20वीं शताब्दी में एक लंबी अवधि तक भूगोलवेत्ता यानी जियोलॉजिस्ट, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भूगोलवेत्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो क्या बताओगे? जियोलॉजिस्ट, है ना। प्रकृति मानव अंतर संबंध के विश्लेषण से विमुख होकर अन्य प्रकार के विश्लेषणों तथा अवस्थिति विश्लेषण, भूवैन्यासिक संगठन आदि में उलझ गए, परंतु पुनः सन 1970 के दशक में अनेक पारिस्थितिकीय समस्याएं, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो थी वो उमड़कर सामने आने लगी। तब भूगोलवेत्ताओं ने विशाल अंतरक्रियात्मक मानव पर्यावरण तंत्र के अध्ययन की ओर अपना झुकाव बढ़ाया। मतलब पहले इन सब चीज़ों की दिक्कतें नहीं थी तो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, है ना। अब जैसे पहले शुगर और बीपी के इतने पेशेंट्स नहीं थे, अब देखिए दिन प्रतिदिन शुगर और बीपी के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं इसका रिलेशन भी वातावरण से ही बताते हैं, है ना। टेंशन, पर्यावरण, है ना, इन सब चीज़ों से ही है। उसी की तरह के जब पहले इतनी पारिस्थितिकी समस्याएं नहीं होती थी, फिर उसके बाद में जब ये सब समस्याएं उमड़ कर सामने आने लगी, तब जो आपके भूगोलवेत्ताएं थे इन्होंने क्या किया? इस पर अध्ययन कर अपनी ओर झुकाव बढ़ाया, है ना। अब क्या है? तो अब भौगोलिक अध्ययन प्राकृतिक तथा मानवीकृत पर्यावरण के क्रमिक स्तरों पर होने प्रारंभ हो गए हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास एवं उसकी सक्रियता तथा स्थिरता की सहज प्रक्रिया में मनुष्य द्वारा छेड़छाड़ तभी से प्रारंभ हो गई थी जब मनुष्य ने अपनी संस्कृति विकसित करना प्रारंभ कर दिया था। आज से कई वर्ष पूर्व जब मानव ने पशुओं को पालतू बनाया तथा कृषि करना प्रारंभ किया, तभी मनुष्य एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी कारक भी बन गया था। धीरे धीरे वह अपनी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी विकसित करने लगा। वह जीवमंडल में कार्यरत विभिन्न जैव भू रासायनिक तत्वों से अपने संसाधन प्राप्त करने लगा। इस प्रकार मानव ने प्रौद्योगिकी का मूल आधार पारिस्थितिकी तंत्र से ऊर्जा प्राप्ति तथा नियंत्रण है। देखो कहीं ना कहीं इन सबका प्रभाव पड़ा। उसके बाद में फिर देखो पॉइंट नंबर 7 जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कैसे? कि इस प्रकार मानव की प्रौद्योगिकी का मूल आधार पारिस्थितिकी तंत्र से ऊर्जा प्राप्ति तथा नियंत्रण है ना। तो ये लाइन लिख सकते हैं आप। 18वीं शताब्दी में मनुष्य ने कोयले के रूप में प्राचीन जीवाश्म यानी ईंधन से ऊर्जा प्राप्त का स्रोत को उपयोग करना प्रारंभ किया। तो ये लाइन भी आप लोगों को लिख लेनी है कि किस शताब्दी से मनुष्य ने कोयले के रूप में, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ आपके लिए। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य की प्रौद्योगिकी क्षमता यानी टेक्नोलॉजिकल पावर क्षमता बहुत बढ़ गई। अब मानव कोयले से प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल पावर में बदलने में समर्थ हो गया। फिर उसके परिणाम था औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का प्रारंभ हुआ, है ना। फिर देखो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह क्रांति ग्रेट ब्रिटेन से यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फैल गई। कौन सी क्रांति? यही औद्योगिक क्रांति, आपकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, है ना। ये क्या हुआ? ग्रेट ब्रिटेन से यूरोप और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में फैल गई। वस्त्र एवं लोहा इस्पात का बड़े पैमाने पर निर्माण होने लगा। रेल मार्गों से एक क्षेत्र तथा दूसरे तथा वाष्प चलित बड़े जलपोतों द्वारा एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में व्यापार एवं परिवहन बड़े पैमाने पर होने लगा। विशाल कारखानों में औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण होने लगा। कारखानों के साथ नगरों का विकास शुरू हुआ। अब मतलब देखो लोग इसका जो कोयले से एनर्जी बनाना उसको ट्रांसफॉर्म करना सीख गए, है ना। तो अब उसका अति कर दी, मतलब हर चीज़ में उसका प्रयोग करने लगे, है ना। विशाल कारखानों में औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण करने लगे। कारखानों के साथ नगरों का भी विकास शुरू कर दिया। अब इसका वो परिणाम नहीं जानते थे कि आगे कितना बुरा होगा। अब नगरों में बड़ी जनसंख्या केंद्रित होने लगी। कारखानों में ईंधन की आपूर्ति हेतु कोयला जो है वो बड़े पैमाने पर खनन एवं लंबी दूरी तक
परिवहन होने लगा, है ना। आपूर्ति हेतु कोयले का बड़े पैमाने पर खनन एवं लंबी दूरी तक परिवहन होने लगा। फिर उसी प्रकार कारखानों में कच्ची सामग्री की आपूर्ति हेतु कपास जैसी फसलों तथा कच्चा लोहा, मैंगनीज आदि खनिज पदार्थों का अधिक उत्पादन करना अनिवार्य हो गया। कारखानों में काम करने वाले तथा नगरों में बसी जनसंख्या के भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खाद्यान्न, सब्जी आदि की कृषि एवं इनका परिवहन भी बढ़ गया। इस प्रक्रिया में पारिस्थितिकी तंत्र का स्वरूप बदलने लगा। अब यहीं से सब बदलाव शुरू हो गया। अधिकाधिक क्षेत्र मानव अनुपूरित ऊर्जा संपन्न और सौर ऊर्जा प्रेरित तंत्र में परिणत होने लगा तथा कुछ नगरीय औद्योगिक क्षेत्र ईंधन प्रेरित बन गए। 19वीं शताब्दी के अंत तक पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान के अधिकांश क्षेत्र इन्हीं दो कोटियों में समाहित हो गए। अप्रत्यक्ष रूप से इन देशों में जुड़े औपनिवेशिक देश भी इसी श्रृंखला से जुड़ गए। वे इन देशों के लिए कच्ची सामग्री जैसे रबर, कपास, कोयला आदि के स्रोत बन गए। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के पश्चात 19वीं शताब्दी के अंत तक विश्व का विशाल भूभाग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जैव ईंधन अनुपूरित तथा प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र का अंग बन गया, जिसके फलस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें कृषि का उत्खनन कार्य संभव था एवं विशेषता उष्णकटिबंधीय वन एवं घास आदि आधारित तंत्रों में जैव भू रसायन संभव था एवं विशेषता उष्णकटिबंधीय वन एवं घास आधारित तंत्रों में जैव भू रसायन चक्रों की सहज प्रक्रिया में छेड़छाड़ होने लगी, है ना। धीरे धीरे इन सब का प्रभाव अब देखो कहाँ पड़ रहा है आपका। जो आपके उष्णकटिबंधीय वन थे, जो आपकी साइकिल्स होती थी, इनमें चेंजमेंट है गया, है ना। बड़े पैमाने पर वनों से लकड़ी कटने लगी। उसके बाद में वनों को काटकर बागवानी व कृषि क्षेत्र में परिणत करना, कोयला, लोहे एवं विविध खनिजों का उत्खनन, व्यापारिक अन्न उत्पादन के लिए जैव भू रासायनिक चक्रों की स्थिरता एवं परस्पर संतुलन में बांध उत्पन्न, ये सब बांध उत्पन्न किए बिना मनुष्य की ये बढ़ी हुई आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती थी। विभिन्न क्षेत्रों में वनों के व्यापक पैमाने पर कटाव से जलचक्र की सहज क्रियाशीलता में भी बाधाएं उत्पन्न होने लगी। देखो एक समय में ये इन लोगों ने ऐसा क्रांति आई कि ये सब कार्य तो करने लगे, लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होगा इसके विषय में इन्होंने नहीं सोचा और इसके विषय में उसके बाद में अब देखिए उसका परिणाम आज भी लोग भुगत रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। अधिकाधिक संपूर्ण जैव ईंधन, कोयला, पेट्रोल के दुरुपयोग, विविध वस्तुओं के उत्पादन, विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति अथवा परिवहन हेतु उपयोग से कार्बन चक्र का संतुलन बिगड़ने लगा। देख लो किसका संतुलन बिगड़ने लगा भाई, सीधी सी बात है, जिस चीज़ को आप अति से यूज़ कर लोगे वो तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगी। इसका प्रभाव क्या हुआ, तो इसका प्रभाव प्राणवायु यानी ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं, ठीक है। तो प्राणवायु पर भी पड़ने लगा तथा ऑक्सीजन चक्र भी संतुलित नहीं रहा। अब कृषि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु उर्वरकों के उत्पादन हेतु नाइट्रोजन चक्र का शोषण भी हो गया। आपको अभी हम नाइट्रोजन साइकिल, है ना, ऑक्सीजन साइकिल जब पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। जब इन्होंने इन सब चीज़ों की अति कर दी तो जो आपकी प्राणवायु यानी ऑक्सीजन है, इसलिए इसका भी नाश होने लगा, तो ऑक्सीजन साइकिल पर इसका इफेक्ट पड़ा। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो सॉइल से नाइट्रोजन साइकिल संबंधित होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। इसके कई दुष्परिणाम सामने आए, जैसे कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए, तो मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन यानी कि मृदा का अपरदन होने लगा, जल प्रदूषण बढ़ता गया, वायु प्रदूषण बढ़ता गया आदि के रूप में प्रकट होने वाले, परंतु अधिकाधिक आर्थिक विकास की होड़ में मानव द्वारा इन समस्याओं की प्रायः उपेक्षा की गई तथा इन्हें अस्थायी मानकर टाल दिया गया कि भाई ये कोई स्थायी नहीं है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका परिणाम आज की जनरेशन तो कम भुगत रही है, आने वाली जनरेशन आगे अब और भुगतेगी अगर ये सब चीज़ों पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका तो। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विगत 2 शताब्दियों में मानव के कार्यकलापों ने पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बदल दिया। अग्नि निर्वनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन तथा बड़े पैमाने पर जानवरों के शिकार द्वारा मानव जाति ने अपने सांस्कृतिक विकास के प्रारंभिक चरणों में पर्यावरण पर दबाव डाला, परंतु तब तक मानव ने संपूर्ण जैव ईंधन का आविष्कार नहीं किया था। तब मानव संख्या सीमित थी तथा उसका पर्यावरण पर दबाव यत्र तत्र था, परंतु वैज्ञानिक औद्योगिक क्रांति के पश्चात मनुष्य की संख्या अल्पावधि में द्विगुणित
होती गई तथा अनेक व्यक्तियों की भौतिक पर्यावरण से प्राप्त होने वाली मांग में अत्यंत वृद्धि भी हुई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भाई मानव जनसंख्या यानी ह्यूमन पॉपुलेशन की व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा कृषिगत एवं औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि अति तीव्र गति से हुई। यानी दिन प्रतिदिन देखिए आप जनरेशन्स पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना। तो जबकि इस प्रगति से पर्यावरण पर प्रभाव के प्रति सजगता बड़ी मंद गति से प्रकट हुई। अब जब इतनी देर हो गई तब इस पे मतलब लोगों ने क्या किया, विचार किया। तो यहाँ से स्पष्ट है कि मानव एवं प्रकृति का बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है तथा संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं, फ्लोरा कैन लिव विदाउट फौना बट फौना कांट लिव विदाउट फ्लोरा। अर्थात प्रकृति मानव के बिना अस्तित्व रख सकती है परंतु प्रकृति के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता है। समझ गए आप, ये है आपका इसका मीनिंग कि फ्लोरा कैन लिव विदाउट फौना। जो प्रकृति है ना, वो मानव के बिना तो अस्तित्व रख सकती है, एक समय मानव ना हो प्रकृति तो अस्तित्व रख सकती है, लेकिन अगर प्रकृति नहीं हो, अगर मानव इस तरीके से प्रकृति का नष्ट करता रहे है ना, तो अगर प्रकृति नहीं होगी तो मानव जीवित नहीं रह सकता है। तो यानी मानव मतलब कौन, फौना, और फ्लोरा मतलब प्रकृति है ना। फौना ये किससे संबंधित है आपका, तो ह्यूमन बीइंग से, और फ्लोरा मतलब क्या होता है, प्रकृति। ठीक है, सो ये लाइन आपकी आज की क्या है, टैग लाइन है। आप लोग इसका स्टेटस भी लगा सकते हो क्या, कि फ्लोरा कैन लिव विदाउट फौना बट फौना कांट लिव विदाउट फ्लोरा। ठीक, सो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास हम यहीं से करेंगे एंड। कल आपका एक चैप्टर बचा है, इसका 1.5 बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसको पढ़ा देंगे, लेकिन वो छोटा है मगर मोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस उससे आपके बहुत सारे MCQs बनने वाले हैं, तो वो वाला चैप्टर करा के हम आपके यूनिट 2 शुरू कर देंगे। जल्द ही हम आपका पेपर 3 जो सबके लिए अनिवार्य है, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य भी शुरू करेंगे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर सर्च कर लीजिए PG पॉइंट, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपना लॉगिन कर लीजिए। अगर आपसे रेफरल कोड मांगे तो आप PG पॉइंट लिख दीजिएगा। उसके बाद में आप कोर्सेज पे जाएंगे, फ्री कोर्सेज पे जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट पूरी देखने को मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा। टाइप ई नोट पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। वीडियो पे क्लिक करोगे तो वीडियो प्ले होने लगेगा, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।